इतने ही लोग हैं कि बाकी खाने टहल रहे हैं बाहर। मैं ज़्यादा जल्दी आ गया क्या? मैं तो अच्छे खासा टाइम लेट आया हूँ। छोटे लेट गए छोटे 20 हो गया, 20 बना तो 25 हो गया। इतने में तो यार तुम जिप्सी से थाली खा के भी चले आते हैं। अभी किस दिन की बात, कल नहीं परसों नहीं सैटरडे ना, हाँ सैटरडे तुम्हारी क्लास नहीं थी ना। सैटरडे यू हैव अ रेगुलर क्लास ना, सैटरडे यू हैव अ रेगुलर क्लास। और हमारी जिसके 1:30 छुट्टी हो गई थी ना, 1 o'clock छुट्टी हो गई थी। दैट फ्रेशर स्टूडेंट्स हैड दैट वो उनकी से वो क्या 8 to 6 चल रही थी या जो भी था। तो पिज़्ज़ा खाने पहुंचा हुआ तो मैं भी दोपहर में आज वही क्लास ली। मैं तो नहीं खाता हूँ वैसे पिज़्ज़ा, लेकिन मेरे यहाँ कुछ लोग आए हुए थे, उन्हें बहुत खाना था। मैं चलो भाई तो पहुँच गए पिज़्ज़ा खाने। वहाँ देखे 5-6 बैठे हुए हैं तुम्हारी तरह वाले, वो बेचारे यहाँ से छूटे होंगे। और ब्रेक होता है ना कुछ 1 घंटे का या 45 मिनट 50 मिनट का होता है। दोपहर में लंच के लिए ब्रेक देते होंगे ना सर। वो पता चला सब के सब टूट के पड़े हो वहीं। देखा तो उस पूरे फ्लोर पे 5-6 नहीं करीब 7-8 लड़के बैठे हुए, बिल्कुल उस फ्लोर पे वही दिख रहे हैं। और वो भी भूखे बैठे हुए बेचारे, मतलब इतने अटैकिंग मोड में थे कि जो आया वो कब साफ हुआ पता ही नहीं चला। हम कह रहे किस स्पीड से खा रहा था। फिर मैं क्लास में आना था ना, तो भाग के आना हुआ है। चलो तो खैर अब उस मोड में खाना चाहिए तुम्हें। यहाँ पर आराम से चलता है, चौपाल लगी रहती है। चलो गेट बैक टू, अब हो गए भाई, सब लोग आ गए। अब सब लोग भाई ध्यान इधर ही दे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद, मुझे पहले शीट दो, क्या होमवर्क है पहले डिस्कस करते हैं। इन चैप्टर एक्सरसाइज सी दिया था मैंने, पूछो कोई पूछना है। 5th 6th क्वेश्चन नंबर 6 पूछना है भाई। देखो जरा 6 में कहता है स्मॉल एयर बबल इज एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज ग्लास स्फीयर दैट हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस आर डिटरमाइन हाउ फार द एयर बबल appears to be from the surface of this sphere. अरे तो वही इमेज बनेगी। आंसर क्या दिया है? आंसर दिया नहीं, पर जहां पर ऑब्जेक्ट रखा वहीं पे इमेज बनेगी। इसको रे डायग्राम से तुम समझो ना। वैसे तुम इक्वेशन भी लगा दोगे तो आ जाएगा आंसर। इसमें तुम अगर रे डायग्राम भी समझ लो तो भी आ जाएगा, वैसे इक्वेशन भी लगा दो ना तो भी आ जाएगा। तुम रे डायग्राम से समझो जरा। ये सेंटर पे ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। नॉर्मल सेंटर से पास करता है तो इमेज यहीं पर बनेगी और कहीं नहीं बनेगी। जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जाएगी। समझ रहे हो बच्चे? और कुछ नहीं समझ आए तो तुम रेड वो इक्वेशन लगा देते तो भी आंसर आ जाता है। क्योंकि वो जो स्फीयर में जो भी तुम नॉर्मल डालते हो वो कहाँ से पास करता है? सेंटर से। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? ये अगला सवाल 8 क्वेश्चन। तुम लोग को थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन समझ आया कि नहीं आया भाई? इसमें देखो HCV हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे। मैंने भी थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए होंगे, बट इसमें मैं HCV काफी डिस्कस करूंगा। उसके लिए चाहे अलग से क्लास लगानी पड़े या जो भी हो, बट वी हैव टू डिस्कस, टेक इट एज अ असाइनमेंट। तुम उसे शीट की तरह देखो, ठीक है। उसे कैसे देखना है अपने को? शीट की तरीके। उसमें काफी हद तक अंतिम के 1-2 सवाल भले मैं छोड़ दूं जो कि बहुत बड़े हैं, बट मेजॉरिटी हिस्सा हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, उसे एक असाइनमेंट की तरह ही देखो। और इसमें तुम लोग जेई के मेंस के क्वेश्चन पहले करना। तुम देखोगे बड़े आसान सवाल आते हैं। प्रीवियस के मेंस की कोई बुक ली है कि नहीं ली? यस सर। मेंस वाले पहले करना। तुम खुद देखोगे बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 10 आएंगे ना तो उसमें 8 आसान होते हैं या 7 आसान होते हैं, 3 ही मुश्किल, 3 ही थोड़े बहुत ढंग के होंगे, क्योंकि वो जैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। इसीलिए इस हिस्से को थोड़ा ध्यान दो। मेंस में सीधा क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद, तो इसमें कहता है 8th वाला पैरेलल लाइट रे है, इतना फाइंड द रेडियस ऑफ आर एंड ऑफ द, इतना मतलब रे फोकस ऑन द 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द रॉड and the rod is immersed in water. Find the radius of the curvature of the end of the rod
when bring the bundle ray focus closer to the end of the rod when rod is immersed in water. ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। तुम ये बताओ मेरे को, ये वाटर है बाहर, बाहर क्या है? वाटर है, समझ गए बच्चों? बाहर क्या है? वाटर। ये बताओ लाइट रे ऐसे अगर आएगी, ऐसे अगर आएगी, ये प्रिंसिपल एक्शन मान लो, तो यहाँ से तो रिफ्रैक्शन में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पड़ेगा क्या? नॉर्मल इंसिडेंस है। अभी भी यहाँ पर जब आएगा तो u की पैरेलल रहेगी लाइट रे, u इन्फिनिटी डालें। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन देखो, ये तुम्हारा कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.63 और ये 1.33। कन्वर्ट जैसे करेगा ये 12 सेंटीमीटर है, बोला है उसमें खुद। क्या लिखूं मैं बताओ? 1.33 12 माइनस 1.63 इंफिनिटी 1.33 माइनस 1.63 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। निकालना है ना रेडियस, हैं? रेडियस नेगेटिव लेंगे? यस सर। क्यों नेगेटिव लिया समझते हो? यस सर। निकाल लो, आंसर आ जाएगा। निकाल लो बच्चे, आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगला सवाल हो गया, ये चैप्टर से सी हो गया। ऑब्जेक्टिव में किसमें? 2 में दिया था, लाइट 2 में दिया था, 1 में भी दिया है, 1 में ही दिया है, 1 में। अच्छा 1 में ही होगा। पूछना शुरू करो। 4 सर, 4 बेटा ये बताओ जरा, क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर अपने को ये 60 है और ये अगर R है तो ये भी R होगा? हाँ है ना? यस सर। पक्का? ये भी R होगा। और मुझको ये बताओ, क्या बताओगे? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा? अरे घड़ी किससे होगा? वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, थीटा इक्वल टू 60 अपने आप ही आ जाए। क्वेश्चन में यही बोला है ना उसने, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, देखो थीटा इक्वल टू 60 आ जाए। स्नेल्स लॉ लगाओ, तुम केवल स्नेल्स लॉ लगाओ। तुम केवल स्नेल्स लॉ लगाओ और कुछ मत लगाओ। कर लिया लगा के देखो बच्चों। सर बोलो सर, ये थीटा थीटा सेम कैसे होगा? नहीं हो, सेम मत करो, लेना देना नहीं। वैसे मैंने गलती की, इसको तुम मत करो, उसकी जरूरत ही नहीं थी, मैंने फालतू लिख दिया, जरूरत भी नहीं है उसकी, वैसे वो भी नहीं था सही है। आता है क्या? यस सर। स्नेल्स लॉ से आ जाता है? किसने पूछा था? 100 में तुमने पूछा था मेरे से। निकाल के देखो आएगा। निश्चित हो गया तुम्हारा। अगला सवाल
9 बहुत ही फनी सवाल है। बताओ अभिषेक तुमने कर लिया? देखो अभिषेक ने भी कर लिया है। उसने तो बहुत सारी चीजें सेकंड टाइम की है, सबने थोड़ा ऐसा हुआ सोचा है। इसमें देखो ये होगी कहानी कुछ। क्या मैं कह सकता हूँ ये एंगल 45 डिग्री? क्या मैं कह सकता हूँ ये एंगल 45 और ये 45 है तो ये R है, और ये 45 है तो ये 45 है। ये R cos 45, ये R sin 45, R cos 45, R sin 45, कोऑर्डिनेट यही हो गया। जैसे तुमने कर लिया था, ठीक है। अगला 14। फर्जी सवाल है भाई, तुम लोग सवाल का मतलब नहीं समझ पा रहे हो क्या? हाँ? यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये कह रहा है कि लाइट रे यहाँ से पैरेलल में निकल रही है। इसका मतलब जानते हो क्या है? इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाओ, u की वैल्यू -2r रखो और v की वैल्यू इंफिनिटी रखो, निकाल के देखो भाई। μ2/v -μ1/u रखते हो ना, तो u की वैल्यू तुम क्या रखो? -2r, v की वैल्यू इंफिनिटी रखो। रख के देखो बेटा, रख के देखो। अरे निकालो बेटा, जिसने पूछा निकालो। हम तो पॉइंट होता है बच्चों। ये अगला सवाल 25वां। अरे 25वां अच्छा सवाल है, किसने निकाला है? बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि 2 point P and Q either lie इतना एक्सप्रेशन। It is desired to produce an image of P at Q. Image of P at Q. P ऑब्जेक्ट है, Q इमेज है ना, यही बोल रहा है ना। P ऑब्जेक्ट है और Q क्या है? इमेज। अब कहता है मिरर कैसा होना चाहिए।
और कहाँ पर होना चाहिए, समझ रहे हो? क्या एक बात दिखती है कि ये हाइट के हिसाब से सोचो जरा, क्या ये दिखता है कि डिमिनिश्ड इमेज है? डिमिनिश्ड इमेज है, समझते हो? का रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज है, इतना तो समझ आ गया ना? रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ये तो क्लियर है, और डिमिनिश्ड इमेज और है। तो भाई रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज है तो सबसे पहले तो कॉनकेव इमेज होना चाहिए। पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कॉनकेव की है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बन जाती है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज कॉनकेव में ही हो सकता है। अब रखा कहाँ जाए, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। तो क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज मतलब v अपॉन u है ना, v by u लेस देन 1 होना चाहिए। कुछ समझ आ रहा है कि मैं खुद को समझा रहा हूँ? डिमिनिश्ड इमेज दिखता है ये, वो देखो वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ज्यादा हाइट पे है, और वो जिसकी जो इमेज है वो नीचे कम है, पक्का? तो v by u मॉड v by u 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब v तुम्हारा v by u ना, और ये क्या है, हाँ एक मिनट, v by u तो बड़ा कौन होना चाहिए भाई? u बड़ा होना चाहिए, सही बताओ। बियॉन्ड सेंटर रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर रखेंगे, मुझे बहुत ही कंफ्यूजन हो गया। तो मिरर कहाँ रखना चाहिए, y पे रखना चाहिए x पे? देखो क्या दिया है, x ही होना चाहिए मेरे आंसर, मतलब लेफ्ट ऑफ द q होना चाहिए, क्योंकि v by u है ना, तो v छोटा होना चाहिए, u बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन उनसे छोटा है। अरे गेटिंग दिस थिंग और नॉट? बेटा देख लो, जो मैंने बोला सोच लो, नहीं आया तो पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा। अरे श्योर? और कोई सवाल? खत्म? काफी क्वेश्चन दिए थे, इसका मतलब काफी दिए थे कि कम दिए थे? 10-15 तो कम दिए थे। मुझे ये बताओ, रिफ्रैक्शन का बेसिक पार्ट समझ आया कि नहीं तुम लोगों को? पहले ये बताओ, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन का हिस्सा समझ आया तुम लोगों को? अब तक हम लोगों ने जो रिफ्रैक्शन में जो भी पढ़ा है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई है तुम लोगों को? क्योंकि आज की क्लास में मुझे लेंस पढ़ाना है थोड़ा सा, उसमें भी थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन फिर से बहुत सारे हैं। तुम देखो पिछली क्लास में जब मैंने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था, थ्योरी 1 लाइन या 2 लाइन की थी, बट क्वेश्चन देखो कितने सारे कर डाले थे, कितने सारे। वैसे ही लेंस में थ्योरी छोटी सी है, लेकिन खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, अच्छी बात है कि लेंस कभी ना कभी तुमने सुना हुआ होता है, देखा हुआ होता है, तो क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे पहले तो, बट क्वेश्चन अच्छे भी मिलेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? चल हेडिंग लिखो, थिन लेंस, क्या लेंस लिख लो। पहले तो नाम देख लो, ये होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है बाई कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, और बताओ, और सारे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये पहली सरफेस देखनी होती है, देखो ये दोनों कॉन्वेक्स सरफेस, यहाँ वाली ये कॉन्वेक्स है, इसको भी कॉन्वेक्स में, ये कॉनकेव ये कॉनकेव, तो ये बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉनकेव, समझ रहे हो? ये कॉन्वेक्स ये कॉनकेव, पहली सरफेस ऐसी जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है, और ये वाली सरफेस दूसरी वाली ऐसी है तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वैसे तुम उल्टा रख दोगे तो उसको कॉनकेव उल्टा भी कह सकते हो ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, समझ आ रहा है? मैं नाम एक ही रख रहा हूँ, अगर तुम इसको उल्टा ऐसे रख दोगे ना, अरे वेटिंग दिस थिंग, तो उसको तुम कॉनकेव और कॉन्वेक्स कह सकते हो। नहीं समझे मेरी बात? बना देता हूँ।
कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बट एक ही चीज है, ये अलग अलग कहना थोड़ा समझदारी नहीं, कैसे रखा है ये पता नहीं चलता, इसलिए मैं उसको नाम नहीं दे रहा हूँ। तो ये बताओ, ये नाम समझ आता है? अगर इनकी रेडियस, ये जनरली क्या होता है कि किसी न किसी स्फेरिकल सरफेस से, दो स्फेरिकल सरफेस से मिल करके बनता है, ऐसे दो स्फेरिकल सरफेस से मिल करके बनता है। और इसको जानते हो क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल, ये इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। और दो स्फीयर के हिस्से से मिलकर के बनता है, दो स्फीयर से मिलकर के बनता है, ध्यान रखना, दो स्फीयर के हिस्से से मिलकर बनता है। तो दो सेंटर होते हैं कि ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसके लिए क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं इसके लिए लिख दे रहा हूँ, ये कितनी होगी? R2। समझ गए मेरी बात बेटा? ये जिस स्फीयर का हिस्सा है रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये जिस स्फीयर का हिस्सा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पक्का? और फिर वो एक चीज और भी है कि वो क्या कहते हैं तुम्हारा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसा ही हम लोग यूज करेंगे जैसा अभी तक कर रहे थे, बस यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस कहाँ से नापी जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर नापोगे तो पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट नापोगे तो नेगेटिव। इस एक्सिस के ऊपर नापोगे कोई हाइट तो पॉजिटिव, इसके नीचे नापोगे तो नेगेटिव। क्लियर होती है बात? नोट करो पहले इतना। क्या कहते हो बच्चों? बात क्लियर हो गई आप सभी लोग को? तो ये स्टार्ट की कहानी है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो मुझे आपको एक लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना है, बट मैं लेंस मेकर फॉर्मूला वैसे नहीं डिराइव करूंगा जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में, मैं उसे थोड़ा और जनरल डिराइव करूंगा। ठीक है, आसान सा है, देखना बस तुम समझ आ जाए। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है और उसे समझते हैं। देखना जैसे थिन लेंस है ये,
जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और r2 दिया है, ये μ1 है, ये μ2 है और ये μ3 है। वैसे मैं तुम्हें सही बताऊं तो जनरली ये बराबर होता है दोनों, बट मैंने बिल्कुल जनरल ले लिया, ठीक है, बिल्कुल जनरल ले लिया। यहाँ से लाइट रे ऐसे गई, पहले रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा, यहाँ से जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये वाला केस बनेगा, ये μ1 है, ये μ2 है और ऑब्जेक्ट ऐसे गया और ये इमेज बन गया। समझ आ गया? पहले मैं इसके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ। मैं लिख दूंगा बेटा ये दूरी में x ले रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं क्या ले रहा हूँ? अच्छा, जब हम कोई जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो साइन कन्वेंशन नहीं लगाते, हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करने जाते हैं। इसके हिसाब से देखो क्या हो जाएगा, μ2 by x माइनस μ1 by u, μ2 माइनस μ1 by r1। क्या कहते हो? पहली बात क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव। सेकंड इक्वेशन देखो क्या होगा, ये जो इमेज है ना I1, ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये कहानी कुछ ऐसी बनेगी। अब देखो और ये मीडियम क्या है, μ2 है, और ये क्या है, μ3। क्या लिखूंगा बताओ? इसके लिए मैं ये फाइनल इमेज को मैं v लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइनल इमेज जो बनेगा ना ये यहाँ पर कहीं, ये v मैंने लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितनी है v। क्या लिखूंगा बताओ जरा? μ3 by v माइनस μ2 by x, μ3 माइनस μ2 by r2। हमें v और u के बीच का रिलेशन चाहिए, x को एलिमिनेट करना है। उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, x को एलिमिनेट करने के लिए सीधे जोड़ दो, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा बताओ जरा? μ3 by v, μ1 by u, μ2 माइनस μ1 by r1। ये हो गया। क्या कहते हो बच्चों? ये कहानी है। वैसे ये जनरल कहानी, इसको याद रखो। याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। जहाँ से लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है वो μ1 होता है, जहाँ पर इमेज बनती है वो μ3। इमेज बनती है मतलब वो जिस मीडियम में लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर जाती है, तो μ3 by v माइनस μ1 by u, इतना तो लिख लिया। उसके बाद तुम ऐसे जैसे रे डायग्राम ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे याद रखो। जैसे ये पहली बाउंड्री है तो μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर ये बाउंड्री है तो μ3 माइनस μ2 by r2। इज इट क्लियर? ये कहानी होती है। और तुम खुद देखो, ज्यादा कोई मेहनत नहीं अपने लिए। अपने को ये बताओ, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मैं μ3 की वैल्यू μ1 डाल दूं। जैसे मैं μ3 की वैल्यू μ1 डाल दूंगा ना, μ3 की वैल्यू μ1, तो यहाँ μ1, यहाँ पे μ3 की जगह μ1। तो देखो मैं बेटा यहाँ से सबसे पहले μ2 माइनस μ1 कॉमन लूंगा, μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया और यहाँ से μ1 नीचे ले गए। तो समझ गया ना मैं क्या लिखा है? μ2 by μ1 माइनस वो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये इक्वेशन आ जाएगी। ये तब है जब दोनों बराबर। स्कूल में जनरली ये देखने को मिलता है, बट अपने को दोनों याद रखना। भाई जनरल आ जाए तो इसको यूज करना पड़ेगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। वैसे 99% या 95% क्वेश्चन तो सीख पाने वाले, बट जनरल का भी पता होना चाहिए क्या है। क्या कहते हो? नोट कर लो जरा इसको। आपने वो क्या बात बताई थी इसके लिए कि कौन सा पॉइंट सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा? जो x मैंने बनाया I1, जो पहली वाली सरफेस से जो इमेज बनी है ना, वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
बच्चों ये बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? ये कहानी है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को बहुत जरूरत पड़ेगी, फोकल लेंथ निकालने। अपने को फोकल लेंथ बहुत निकालना पड़ता है। फोकल लेंथ का मतलब पता है? फोकस कैसे निकालते हैं बताओ? फोकस का सीधा मतलब होता है जब भी पैरेलल लाइन रे इस तरीके से आएंगे जहां पे कन्वर्ज करेगी वो क्या कहलाएगा? फोकस। पता है? प्रिंसिपल एक्सिस के अब जो पैरेलल लाइन रे होती है वो इस तरीके से आएगी और जहां पर कन्वर्ज करेगी उस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? यही कहते हैं हम लोग। अरे श्योर, दैट इज कॉल्ड फोकस। जब भी तुम्हें फोकस निकालना हो ना तुम इसी फॉर्मूले में यूज करो। जैसे तुम्हें जनरल है, बिल्कुल जनरल है, तो इसके लिए जैसे तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे उसके लिए क्या करो तुम? u की वैल्यू इंफिनिटी, u की वैल्यू क्या रखोगे? इंफिनिटी। और v की वैल्यू क्या रखोगे? f। भाई पैरेलल का मतलब क्या हो गया? दैट द वैल्यू ऑफ u इज इंफिनिटी। यू शुड यूज दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन यूज करो। u की वैल्यू क्या डालो तुम? इंफिनिटी। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? f। और उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? फोकस मिल जाएगा। अगर तुम्हें ये वाला केस है जहां पे μ1 μ3 बराबर है तो वहां पे भी तुम यही करोगे, u की वैल्यू इंफिनिटी डालो तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/f μ2/μ1 -1 1/r1 -1/, ये तो याद होगा फॉर्मूला। नहीं याद है तो भी याद कर लो, काम का बहुत है। बाकी तुम्हें याद नहीं भी हो तो ये तो याद ही रहता है ना। और समझ गए ना क्या करना है? u की वैल्यू इंफिनिटी तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? f। स्टोर इट डाउन बेटा। बात समझ आ गई बच्चों? ये एक चीज और है, पावर ऑफ अ लेंस। हेडिंग को जरा पावर ऑफ अ लेंस। पता है क्या होता है भाई पावर? यस, पावर की वैल्यू क्या होती है? 1/f। और f को किस में लेते हैं? मीटर्स में। मीटर्स में लेते हैं। लिखो पावर इज इक्वल टू 1/f। f फोकल लेंथ है और f को क्या लिखते हैं हम लोग? f की वैल्यू लेते हैं हम लोग मीटर्स में। प्लीज राइट ऑन दिस थिंग, पावर ऑफ लेंस। अरे ये तो सबने पढ़ा होगा भाई, सबसे आसान वाला पार्ट है। अच्छा, मैं सब में यही कह रहा था ये तो पढ़ा होगा। तुम लोग के जवाब देख के लगता नहीं कि पढ़ा है। क्यों भाई, पढ़ा था तुमने पढ़ा था? ये तो अच्छा हुआ कि पेपर नहीं हुआ तुम लोगों के। तो बहुत सारी जनता तो लुढ़क गई होती। तुम नींद मार लो अभिषेक यहीं पे। ज्यादा नींद आ रही है? क्या किया तुमने कल रात में? नींद में नहीं किया तुमने? पढ़ाई कर रहे थे? सबसे ज्यादा मजे तो ऋषित मंत्री को आ रहा है। डिस्कशन करने लगा। सवाल उससे पूछा, जवाब दे रहे तो हाँ भाई क्या ऐसा क्या मजदूरी कराया क्या कुछ? हाँ, ज्यादा बोरिंग क्लास हो गई क्या? अच्छा, सामने कैसे बोलो ठंडा ज्यादा हो रहा है तो नींद इसीलिए आ रही है क्या? इसके भैया ऐसा करे ना, खींच के थप्पड़ मारना इसको।
दोनों तरफ से। बाद में बचेगी नहीं, थप्पड़ के डर से नहीं है सोएगा। बाद में बचेगी फिर उसका क्या नहीं बचेंगे? ये दोनों नहीं बचेंगे। तुम्हें शक्ल देख के लगता नहीं तुम लोग थोड़ा झगड़ा करोगे। खूब करिए मुझे तो डायलॉग मारने की आदत होती है ना। तो तुम लड़ाई झगड़ा करते थे? मुक्का लात? अरे नहीं, पिटाई का झगड़ा हमारे चेहरे पर निशान निशान तो है नहीं, पिटाई पर निशान हो रहे। अब तुम कोई रजनीकांत हो नहीं कि मुक्के ना खाओ तुम। ये तो ऐसा लग रहा है कि हमारा रजनीकांत है बिल्कुल, ये का मुक्के पे आए नहीं। साउथ इंडियन मूवीज का बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ना, तो आसपास कोई आता नहीं है लोग, ये मूवी देखने में बड़ा मजा आता है। तो सब वो मतलब इंडियन है जैसे अपने बॉलीवुड वाले के साथ मुक्के लात खा भी जाते हैं, वो तो खाते ही नहीं है बिल्कुल। चलो खैर छोड़ो, सोना नहीं बस तुम ये समझ लेना, एकदम डस्टर फेंक के मारेंगे आंखों में। चलो खैर छोड़ो, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, चिंता ना करो। कहाँ पे थे हम लोग? तो बच्चों ये वो मैग्निफिकेशन पे लिख लिया तुम लोगों ने? कुछ बताने के लिए है नहीं। एक तो पावर मैंने बता दिया तुम लोगों को, ऊपर से वो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक छोटा सा हिस्सा इसे याद रखना आप लोग। और वो जो मैग्निफिकेशन के लिए मैंने पढ़ाया था ना कि m अगर 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड, मॉड m अगर 1 से बड़ा है मैग्नीफाइड, मॉड m अगर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड, m अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, m अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। याद आया तुम लोग को ये? अरे श्योर, एब्सोल्युटली यही करना था, एब्सोल्युटली यही करना था आपको। समझ गए बच्चों ये? दैट्स गुड, ओके। लेट्स स्टार्ट विद, तो एक तो हिस्सा ये हो गया अपना। अब यहां पर एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस पर पढ़ाना है मुझे। हेडिंग लिखो कन्वर्जिंग लेंस पहले, फिर डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है फोकस पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये मतलब होता है। मतलब किसका फोकस अगर पॉजिटिव है ना तो ऐसे लाइट रे कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना, पैरेलल लाइट रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तो सिंपली मतलब होता है कन्वर्जिंग मतलब उसका फोकस पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी पैरेलल लाइट रे आएंगे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? जनरली ये जो लेंस होता है ना, हम लोग कहते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, बट ये सही नहीं है। ये एयर में कन्वर्जिंग है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है बताओ जरा तुम मुझे। ये μ2 है और ये ना ये μ1 है और ये μ2 है, तो μ2 by μ1 -1 1/r1, r1 ये। अच्छा इसका जैसे लाइट रे इधर से आ रही ना, तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। -1/-r2 लिखोगे और माइनस क्या हो जाएगा? बेटा मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया, अपने को साइन कन्वेंशन यूज करना होता है। ये मैंने क्या किया समझ आया? अरे श्योर, ये मैंने माइनस को प्लस क्यों किया समझ आया? अब तुम खुद देखो, यही केस है, इसी केस को देखना। कन्वर्जिंग का मतलब फोकस तुम्हारा पॉजिटिव और डाइवर्जिंग का मतलब होता है फोकस नेगेटिव, बस इतना ही मतलब होता है। और डाइवर्जिंग में फिर ये ऐसे करके ऐसे जाने लगता है, डाइवर्ज होने लगता है। तुम देखो जरा, जनरली हम लोग एयर में इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। एयर का मतलब दोस्तों ये 1 हो गया और ये ग्लास मतलब 1.5, तो ये बताओ ये फोकस पॉजिटिव आएगा? आएगा। एयर में कन्वर्जिंग है। और मैं इसको और जनरलाइज कर दूं, जब तक μ2 बड़ा रहेगा μ1 से तो ये कैसे काम करेगा? कन्वर्जिंग, ठीक है? लेकिन अगर ये बड़ा हो गया ये कन्वर्जिंग रहेगा, लेकिन अगर ये बड़ा हो गया तो फिर क्या बन जाएगा? ये थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, तो आंख बंद करने से हमेशा कन्वर्जिंग होती है। यही कहानी यहां पर है। एयर में डाइवर्जिंग होता है, ये देखो
साइन कन्वेंशन लगा दिया इस पे R1 और इस पे R2, साइन कन्वेंशन लगा दिया इस पे R1 और इस पे ये R1 है और ये क्या है, लगा दिया साइन कन्वेंशन। अरे श्योर, तुम देखो यहाँ माइनस आ चुका है, डाइवर्जिंग, अगर इसको डाइवर्जिंग होना है तो फोकस नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो मतलब ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो μ2 अगर μ1 से बड़ा है तो फोकस नेगेटिव आएगा, मतलब डाइवर्जिंग। जनरली हम लोग कहते हैं एयर में डाइवर्जिंग होता है, बट अगर उल्टा हो गया तो फोकस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पहले से ही नेगेटिव है भाई, और इस केस में ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्जिंग। आर यू श्योर नाउ बच्चों? तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, एयर में तो देखो सीधी बात भाई, एयर में याद रखो ये कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। एयर में क्या होता है, बाहर का मीडियम रेयर होता है और ये मटेरियल क्या होता है, डेंसर। अगर उल्टा हो गया तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, अगर इसमें उल्टा हो गया तो ये कन्वर्जिंग। एयर वाला याद रखो, जो तुम्हें याद रहता है, याद रहेगा ये। नींद में हो गया भाई तुम लोग पक्का? चलो ऐसे मतलब मुरझाए हुए पड़े हुए जैसे लग रहा है, मार मार के दरवाजों में भेजा है। क्या बच्चे? नहीं, ये मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज कर लिया है। देखो R1 है ना, यहाँ पे नेगेटिव है, लाइट रे ऐसे आएगी, ये इधर है उल्टा, रेडियस इधर में लग रहा है, नेगेटिव है, तो मैंने इन दोनों में साइन कन्वेंशन यूज कर लिया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कितने दिन की, पूरे दिन की क्लासेस हो चुकी है तुम्हारी? 3 दिन की, 2 दिन? 8 घंटे की क्लास कितनी बार हुई है? अरे एक ही बार हुई है। पहले छोड़ दिया? अरे वाह, 12:30 बजे खुशी की लहर तो हो गई होगी। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्या कहते हैं, इतनी पढ़ाई तो लोगों ने पिछले 1-2 सालों में कम ही की होगी, इतनी तो नहीं की। अब शेख तो लग रहा 5-6 साल की पढ़ाई एक साथ ही कर रहा है। यही बोला क्या बोला तुमने? 4-5 साल की गलत तो ही नहीं की। तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ था, तुम यही बोल रहे हो। करना पड़ता है बेटा, क्या करोगे, ऐसे थोड़े। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये तो बोलो कि अब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो बच्चे थोड़े कम दिखते थे, जब ऑफलाइन क्लासेस होते थे ना तो बिल्कुल मेले जैसी हालत होती है, इतने सारे बच्चे। तब उस दिन लगता है इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। मैं तो सेंटर पे जब भी खुद एग्जाम देने जाता घर जाता था, मुझे कितने लोग आते हैं भाई। कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 8-9 लाख लोग भर देते हैं, पेपर देते हैं, पता नहीं, मैं तो एक टेंटेटिव नंबर बता रहा हूँ, इतना होता होगा। तो क्या 2-2, 3-3 अटेम्प्ट, 2-2 अटेम्प्ट देते हैं तो वो क्या होगा ना, पता नहीं चलता है। पिछली बार, पहली बार 6-7 लाख लोगों ने दिया, फिर 6-7 लाख लोगों ने दिया, कितने रिपीट किया, कितनों ने एक्सटर्न एक बार दिया, पता नहीं चलता। बट जनरली 9 से 10 लाख का नंबर होता है जनरली। और पिछले कुछ समय में जैसे IT इंडस्ट्री में जॉब्स ज़्यादा आई हैं तो लोग और ज़्यादा कूदने लगे हैं, मतलब इंजीनियरिंग के लिए आसान हिस्सा है ना। तो तुम लोगों में कोई IAS वाईएस नहीं बनना चाहता कि मैं IAS बनूंगा बड़े बड़े? वाजपेयी तुम बनना चाहते हो? हैं? क्या IAS नहीं बनोगे? नेतागिरी सीधे पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद कोई गाड़ी खरीद लेना, लिखवाना पार्षद, सरपंच। एक तो मैं कभी कहीं ट्विटर पे देख रहा था, MLA का भतीजा मतलब MLA का ड्राइवर, सब लिख के चलेंगे अपने। एक वो भी बड़ा लिखने का ट्रेंड है, तो पुलिस, और वो क्या कहते हैं, वो एक और प्रेस
तुम भी लिखते हो क्या? मतलब कोई पर्सनल मत लेना, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कोई लिखता हो क्या सर क्या, मतलब जनरली होता है, मतलब जैसे प्रेस में उसके दादाजी काम करते हो, एक और आर्मी, एक और लिखते थे आर्मी। अरे भाई लिखने से कुछ नहीं होता। चलो यार छोड़ो छोड़ो यार, कमेंट मारो जरा, लिख रहा है तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों आप सभी लोग को, डायवर्जिंग और कन्वर्जिंग? थोड़ा बहुत सवाल किया जाए। निकालो जरा शीट, इसकी शीट है ये, हमारे पास देखने लगी। सबसे पहले क्वेश्चन में 2-3 फोकस वाले देने वाला हूँ। बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है, बस तुम फॉर्मूला सही से यूज करना, सही बता रहा हूँ। और मेंस में बहुत क्वेश्चन आते भी हैं इनसे, सही ऑनेस्टली। लिखो जरा, सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 27, सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 27, उसके बाद 26 और उसके बाद 28। 3 सवाल करने हैं, 27, 26, 28। और क्वेश्चन ही सॉल्व करना भाई, सॉल्यूशन मत सॉल्व करना है। पता नहीं, 2-4 तो आंसर निकाल के भी दे देते हैं। चलो सॉल्व करो तीनों सवाल। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फोकल लेंथ के 1-2 क्वेश्चन तो फोकल लेंथ के ही है।
किसी को पूछना है इन तीनों सवालों में कोई सवाल? हाँ 28 क्या कहता है 28? देखो जरा, कहता है कि a convex lens in air produces a real image having same size as object. Convex lens air में प्रोड्यूस करा, मतलब ये समझते हो सेम साइज कहाँ मिलता है? 2f पर। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा है तो इमेज कहाँ बनती है? 2f पे। समझ आ गया? मतलब इनिशियली ये 2f पे रखा हुआ है। अब कहता है when the object and the lens are immersed in the liquid, real image formed is enlarged 2 times the object size. Find the refractive index of the liquid. ठीक, तो मैं एक काम करूँ, तो भाई ये तो पता चल गया कि पहले वाले के फोकस पे रखा था, फोकस वो एयर में फोकस। जरा फोकस का फॉर्मूला पहले लिखो, 1/f म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया है, अरे कॉन्वेक्स लेंस है ना, मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया इसीलिए प्लस लगाया मैंने, समझ गए? अरे श्योर। चलो
अब तुमने क्या किया, पूरे सिस्टम को पानी में डुबो दिया, वाटर में ले गए, ऑब्जेक्ट अभी भी पहले वाले एफ पे थी, पहले वाले पे ना, दूरी तो वही है, दूरी में तो बदलाव होगा नहीं, लेकिन क्योंकि तुम इसको वाटर में ले गए हो तो इसका फोकस बदल गया। किसका? जो लेंस का है, लेंस का फोकस बदल गया। अब तुम नया फोकस निकालो। नया फोकस क्या लिखोगे? नया फोकस को मैं 1/f' कह दे रहा हूँ, और ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि बाहर वाला 1 नहीं है, मैंने पहले में म्यू -1 लिख दिया था, अब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये प्लस हो जाएगा डेफिनेटली। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये हो जाएगा। और तुमसे एक बात और उसमें बोली, जानते हो क्या? कहता है when the object and lens are immersed in a liquid, the real image is formed enlarged 2 times. Enlarged 2 times का मतलब क्या होता है? Real image enlarged 2 times. जानते हो क्या हुआ इसका मतलब? ये -2 क्यों लगाया ये बता दो मुझे। क्वेश्चन में रियल लिखा है ना, लिखा है इसीलिए, और नेगेटिव इसलिए डाल दिया, 2 टाइम्स तो पता ही दुगना है। तो मैं एक काम करो, सुनो जरा, सुनो, ये इक्वेशन यूज करो जरा, ये फॉर्मूला यूज करो, 1/, सुनते रहना मेरी बात, v की वैल्यू यहां से रख दो, कितना? -2, और इसकी वैल्यू मैं -f रख दे रहा हूं। क्यों रखा है पता है तुम्हें? ये पहले वाले का फोकस, पहले वाले का, अरे जब एयर में रखा था फोकस पे रख, नहीं फोकस नहीं, 2f पे रखा था। कहां रखा था? याद आया? अरे ये क्या रखा, क्लियर है ये मैंने u की वैल्यू -2f क्यों रखी समझते हो? 1/v माइनस 1/v, और v की वैल्यू कितनी थी? -2u। ये इक्वल टू 1/f'। यहां से तुम्हें f' की वैल्यू किसके टर्म्स में मिलेगी? f के टर्म्स में मिल गई। और तुम देखो जरा, सबसे पहले तो 1/f की वैल्यू क्या तुमने रखी थी? μ -1 1/r1 + 1/r2, फिर 1/f' म्यू, और नीचे वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, -1 1/r1 + 1/r2। ये बात समझ गए? अब तुम क्या करो, यहां से f' की वैल्यू निकलेगी f के टर्म्स में, वो उठा के रख देना, दोनों को डिवाइड कर देना। म्यू की वैल्यू पता है तुमसे, क्या पूछा है? क्या पूछा है? म्यू एल पूछा है, निकाल लो। नहीं समझ आई क्या मेरी बात? किसने पूछा था बच्चे मेरे से? बात समझ आई तुम लोगों को? पक्का निकाल के देखो, अब नहीं आया तो फिर मेरे से पूछो, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन को पेशेंटली करो, मतलब जो आराम से करो कि कहे क्या है, समझना बहुत जरूरी सवाल को। इसके बाद इलस्ट्रेशन 30 करो जरा, सॉल्व दैट इलस्ट्रेशन नंबर 30।
Okay, so भाई, have you got that answer now? So ये illustration number 30. ये नहीं आ रहा है क्या बच्चों? illustration 30 में सॉल्व करूं क्या इसको? क्या मतलब है इसका? कर लिया? जो बोल रहा है उसको फॉलो कर, you'll get that result shortly. हुआ कि नहीं हुआ तो ये बताओ। कोई नहीं, इससे भी होमवर्क में मार्क कर लेना। सर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे करके आना तुम लोग। चलो इन चैप्टर एक्सरसाइज डी में आ जाओ जरा। इन चैप्टर एक्सरसाइज डी में क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करो। आसान क्वेश्चंस हैं, सही से करके आना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4, 7। ये मैं इन चैप्टर एक्सरसाइज डी से दे रहा था, ठीक है। पेज नंबर 40 में एग्जाम्पल 3। पेज नंबर 40 में एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें आ जाओ पेज 45। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12, कितने करके आना? ठीक है बच्चों। बेटा मैंने बेसिकली वही क्वेश्चन दिए जो आसानी से हो जाए अभी। अब थोड़ी कोशिश ज्यादा करके आइएगा सभी लोग, ठीक है? अभी इसमें अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्न पे लेंगे हम लोग।